नेक्स्ट यूजफुल बैक्टीरिया है राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अभी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी क्या, ये आगे हमें पता चलेगा। टेक अ प्लांटलेट ऑफ फेनुग्रीक, ग्राउंडनट और एनी अदर बीन एंड स्टरलाइज इट विथ a 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए क्या करना है ये बताया है। फेनुग्रीक यानी मेथी जो होती है उसका प्लांट लेना है, या ग्राउंडनट यानी मूंगफली शेंगदाण्याचं झाड घ्यायचं, या कोई भी दाल हो या कोई सेंग होती है, शेंग जो होती है, अलग अलग दाल जो होती है उनका कोई भी प्लांट लेने को कहा है, और उस प्लांट को 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से स्टरलाइज करना है, उसमें डुबो कर रखना है और निकालना है, लगे मतलब धोना है थोड़ा सा। आफ्टरवर्ड्स कीप इट इन 70% सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फॉर 4 to 5 मिनट्स। तो उसके बाद 70% इथाइल अल्कोहल में उसे 4 से 5 मिनट के लिए रखना है। क्लीन द रूट्स विथ स्टेराइल वाटर एंड टेक थिन सेक्शंस ऑफ द रूट नोड्यूल्स। तो देखिए इनमें जो है फेनुग्रीक हो या ग्राउंडनट हो या दालें होती है या सेंग होती है, शेंगा ज्या असतात वेगवेगळ्या, तो उन सेंगों के प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स यानी गांठें होती है, स्वेलिंग्स होती है उनमें। तो उन गांठों को क्या करना है, वो जो उनके रूट्स लेने हैं और उन्हें धोना है स्टेराइल वाटर से। स्टेराइल वाटर यानी क्लीन वाटर, बॉइल्ड वाटर जो होता है जिसमें बिल्कुल एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता वो, और उसके रूट नोड्यूल्स के यानी गांठों के रूट में जो गांठें होते हैं उनका सेक्शन लेना है। सेक्शन यानी उसे काटना है, उसके छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं। सिलेक्ट गुड सेक्शन एंड प्लेस इट इन अ सॉल्यूशन ऑफ सैफ्रानिन फॉर 2 to 3 मिनट्स। तो सैफ्रानिन क्या है, ये एक डाई या स्टेन है। स्टेन यानी मैंने आपको बताया कि सेल्स जो होते हैं मोस्टली कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो दिखाई देने के लिए, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने के लिए उन्हें कोई कलर देना पड़ता है। तो सैफ्रानिन नाम का एक कलर है रेड कलर का, तो स्टेन बोलते हैं उसे। तो उसमें 2-3 मिनट के लिए रखना है। प्लेस द स्टेन सेक्शन ऑन अ ग्लास स्लाइड, कवर इट विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वो जो है सेक्शन लेना है स्टेन किया हुआ, उस पर वो ग्लास स्लाइड पर रखना है, उस पर कवर स्लिप रखनी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखना है। द पिंकिश रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स आर द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो उसके नीचे जो पिंक कलर के रॉड शेप के हैं ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। देखिए ये ऐसे है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ऐसे कई सारे होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। Note that we had to search for the root nodules of leguminous plants to obtain these bacteria। तो इन्होंने कहा है पर्टिकुलरली रूट नोड्यूल्स में होते हैं, यानी रूट जो होते हैं उनके जो गांठें होती है, हर प्लांट में ये रूट नोड्यूल्स नहीं होते, सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी जो सेंग वाले प्लांट्स होते हैं, जो सेंग बनाते हैं, यानी सेवगा की सेंग हो या मूंगफली की सेंग हो, ऐसे। आर द राइजोबियम बैसिलाई यूजफुल टू दीज प्लांट्स और हार्मफुल। तो ये पूछा है कि क्या ये यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं। देखिए ऐसे रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट पर ऐसी गांठें होती है, ठीक है। ये देखिए एक सेक्शन लिया है एक गांठ को और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं। तो देखिए यहां पर बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यहाँ पर रूट है, इन्फेक्टेड रूट है, यहां से अंदर चला गया बैक्टीरिया और जो है सेल डिवीजन कर रहा है यहां पर, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ रूट नोड्यूल्स, यहां पर गांठें बन रही है, नोड्यूल्स यानी गांठें ये बन रही है, बैक्टीरियोइड यानी उनकी कॉलोनी। और ये कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ नोड्यूल है, मतलब जो गांठ है उनके कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी वाटर और फूड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिश्यू होते हैं पाइपलाइन की तरह वो है। और बैक्टीरियोइड यानी उनकी कॉलोनी, उनका ग्रुप। तो ये पूछा है कि क्या ये यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं। तो चलिए उसके बारे में सीखते हैं। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम का क्या भूमिका होती है और उसका महत्व क्या है। राइजोबिया देखिए
सिंगुलर है, एक वचन है राइजोबियम, और अनेक वचन है प्लूरल राइजोबिया। बैक्टीरियम ये एक वचन है, बैक्टीरिया इज प्लूरल। Rhizobia living in root nodules supply nitrates, nitrites and amino acids to that plant and in exchange get energy in the form of carbohydrates from it। तो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने सीखा है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स, यानी एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम चैप्टर में अंत में हमने नाइट्रोजन साइकिल सीखी है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने सीखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स। तो उसमें क्या होता है, रूट नोड्यूल्स के बारे में पता है। रूट में बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, हमारे हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसे वो कैप्चर कर लेते हैं रूट में और उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में और अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और वो प्लांट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, उनके लिए काफी एज अ फर्टिलाइजर काम करता है। तो ये उनको काफी न्यूट्रिटिव होता है। तो वो इस तरीके से वो बैक्टीरिया का क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, और प्लांट से उसके बदले में फूड लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में और एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, परस्पर सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस यानी परस्पर सहकार्य, एक दूसरे की मदद करके साथ रहना। ठीक है, उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। तो यहां पर जो दिया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो उसका जो होस्ट है यानी जिसके शरीर में वो रह रहा है उसकी भी वो मदद करते हैं। ठीक है, और उसके बदले में कुछ अपनी भी मदद करवा लेते हैं। तो इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे कि मैंने बताया कुछ और भी बैक्टीरिया होता है, एजोटोबैक्टर वगैरह, मैंने उस वीडियो में बताया है। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह। हाउएवर फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दे नीड लेगुमिनस प्लांट्स लाइक बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन एटसेट्रा एज होस्ट। लेकिन ये प्रोसीजर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो अकेले नहीं कर पाते, उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीन्स मतलब रूट में रहना पड़ता है उसके लिए। जैसे बीन्स है, अलग अलग बीन्स होती है जैसे मटकी वगैरह, फिर स्वीट पी यानी हरभरा, चना, फिर सोयाबीन होता है। तो उन्हें उनके शरीर में रहना पड़ता है, उनके रूट्स में, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। बीन्स एंड पल्सेस यानी दालें आर रिच इन प्रोटीन्स ड्यू टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। तो ये जो होते हैं प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है, तो ये जो होते हैं दालें वगैरह वो प्रोटीन में काफी रिच होते हैं। क्यों? क्योंकि राइजोबिया उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। After harvesting a leguminous crop, the leftover roots and other plant parts are deliberately dumped in farm soil to maintain its bacterial population। तो क्या ये मतलब सलाह दी जाती है कि बीच बीच में मतलब कंटिन्यूअसली आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ना करें, क्योंकि उसमें वो सॉइल के लिए हार्मफुल होता है, जमीन के लिए वो हार्मफुल होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो बाद में कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जो है वो मतलब काम से चली जाएगी जमीन, वो जो है नापीक हो जाएगी, यानी वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जमीन। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि 1-2 साल अगर आपने गेहूं लिया है इस साल, नेक्स्ट ईयर अगर ज्वार लिया है, तो उसके बाद वाले ईयर में कोई दाल वाला प्लांट लगाइए, लेग्यूमिनस प्लांट लगाइए, जैसे ग्राउंडनट हो या कोई दाल हो, चना हो वगैरह, ऐसे प्लांट लगाइए। क्योंकि क्या करते हैं वो, जब प्लांट्स उन दालों का प्लांट जब तोड़ते हैं, उनकी दाल जब निकाल लेते हैं, तब उनके जो ब्रांचेस होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो जमीन में गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, और वो जो है वो नाइट्रोजन का अमाउंट जो है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है सॉइल में बढ़ा देते हैं। इसके कारण फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की। ठीक है,
The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizers and thereby their adverse effects. तो इसके कारण जमीन की जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, भूमि की फर्टिलिटी बढ़ती है, तो इसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर्स का खर्चा भी बच जाता है, ठीक है। It has also helped to reduce expenses on fertilizers and thus works to the benefit of farmers. इसके कारण जो किसान होते हैं उनका भी फायदा हो जाता है और जो सॉइल होती है उसका भी हेल्थ अच्छी रहती है। Nowadays seeds are coated with rhizobial solution और पाउडर बिफोर सोइंग। देखिए आजकल क्या किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में ये विकसित किया गया है, जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के उनको क्या किया जाता है, राइजोबिया वाले सॉल्यूशन से उन्हें कोट किया जाता है, उन पर लगाया जाता है वो सॉल्यूशन या पाउडर लगाई जाती है जिनमें राइजोबिया बैक्टीरिया होता है। तो आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर द प्लांटलेट्स, जब वो जर्मिनेट होता है सीड तब वो रूट में ही एंटर हो जाते हैं राइजोबिया। दिस इज कॉल्ड राइजोबियल इनोक्यूलेशन। तो इस प्रोसेस को राइजोबियल इनोक्यूलेशन कहते हैं, राइजोबियम उनमें एंटर करवाना, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प इन द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सीरियल एंड अदर क्रॉप्स बिसाइड्स लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इसके कारण क्या हो रहा है, केवल लेग्यूमिनस प्लांट्स ही नहीं, बाकी प्लांट्स सीरियल जो अनाज है बाकी, जैसे मेज हो, मक्का या फिर ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, उनमें भी ये फायदा हो रहा है। एक्टिविटी नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल है वो है यीस्ट। एक्टिविटी, ब्रिंग एक्टिव ड्राई यीस्ट फ्रॉम द मार्केट। देखिए मार्केट में, दुकान में आपको, अगर आप दुकानदार को पूछोगे कि एक्टिव ड्राई यीस्ट चाहिए हमें, तो वो पैकेट दे देगा, तो वो आप ले सकते हैं। मिक्स अ स्पूनफुल ऑफ यीस्ट 2 spoonfuls of sugar with a sufficient quantity of lukewarm water in a bottle। क्या करना है, 1 चम्मच भर यीस्ट लेना है और 2 चम्मच शक्कर लेनी है और गुनगुना पानी, कोमट पानी, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गर्म होगा तो वो यीस्ट जो है उसमें वो मर जाएंगे सारे, तो बहुत ही गुनगुना होना चाहिए। वो सब मिक्स करना है। फिक्स अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून ऑन द माउथ ऑफ दैट बॉटल। एक बॉटल में ये सब रखना है और एक ट्रांसपेरेंट बलून, गुब्बारा उस बॉटल के मुंह पे लगा देना है। What changes do you observe after 10 minutes? 10 मिनट अगर आप प्रतीक्षा करोगे तो वो गुब्बारा फूल जाएगा, ठीक है, वो फूल जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी। मिक्स लाइम वाटर विद द गैस एक्यूमुलेटेड इन द बलून। तो उस बलून को नाजुक हाथ से निकालिए, उसका मुंह बंद करके, और जो लाइम वाटर होता है, यानी लाइम वाटर आपको पता होगा, चूने का पानी, तो वो जो है बलून में से धीरे धीरे हवा निकालते हुए वो लाइम वाटर के इसमें छोड़ देना है वो हवा। तो कलेक्ट दैट लाइम वाटर इन अ बीकर एंड ऑब्जर्व इट। तो पहले जो होता है वो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कलरलेस होता है, और जब उस गैस के कांटेक्ट में, जो गैस बलून में भरा हुआ है उसके कांटेक्ट में जब आता है तब वो सफेद हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। व्हाट डू यू नोटिस? तो व्हाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बलून में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब वो मिल्की, यानी दूध के कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का। टेक अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉटल ऑन अ ग्लास स्लाइड, पुट अ कवर स्लिप ओवर इट एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी क्या करना है, जिस बॉटल में हमने ये मिक्सचर रखा था, यीस्ट, शुगर और थोड़ा पानी, तो वो मिक्सचर एक ड्रॉप लेना है और ग्लास स्लाइड पर रखना है और उस पर कवर स्लिप रखनी है एंड ऑब्जर्व इट अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। स्टोर द सॉल्यूशन इन द बॉटल केयरफुली, और वो सॉल्यूशन जो है वो रखना है। तो देखिए उसके नीचे ऐसे दिखाई देता है फंगस सेल्स, ये यीस्ट के होते हैं सेल्स, ऐसे होते हैं। डू यू सी द कलरलेस ओवल सेल्स ऑफ यीस्ट ऑन द स्लाइड? तो ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं, ओवल, कलरलेस। ओवल यानी जो अंडे के आकार के होते हैं, वो एलिप्टिकल, अंडे के आकार के, तो ऐसे दिखाई देते हैं। सम ऑफ दोज सेल्स में हैव स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच्ड टू देम। देखिए कुछ तो अंडे के आकार के होते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा
बल्ज आया हुआ होता है बाहर से, ऐसा बल्ज। तो दे आर न्यू डॉटर सेल्स ऑफ द यीस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो वो जो है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी अपने जैसे दूसरे यीस्ट के सेल्स बना रहे हैं। ये बडिंग की प्रोसेस बोलते हैं, बडिंग, बड आता है उसे, म्हणजे मराठी ज्याला टेंगूळ येणं म्हणतात, उस पर स्वेलिंग आ जाती है इनिशियली, और बाद में वो स्वेलिंग बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद वो इससे अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और नए सेल की तरह अपना लाइफ गुजारा करती है। तो ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं बडिंग। तो देखिए ये है ये सेल, उसमें साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है उसकी, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और बर्ड नया उग कर आया है वहां पर, और उसमें भी थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाता है, बाद में न्यूक्लियस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, और वो काफी बड़ा होने के बाद वो अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली जीने लगते हैं। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो ये जो प्रोसीजर है उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट का यूनियन तो नहीं हो रहा, इसके कारण उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो है उसे कहते हैं बडिंग। यीस्ट इज अ हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। यीस्ट जो है एक हेटेरोट्रॉपिक, यानी अपने फूड वो खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा फंगी है, ये फंगल माइक्रोब है जो कार्बन कंपाउंड्स पर होता है। देखिए शुगर जो है, यहाँ पर हमने शुगर डाली थी, तो शुगर जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो कार्बन कंपाउंड पर ये कार्बन कंपाउंड को अपना फूड के तौर पर यूज करके ग्रो करती है। Yeast is a unicellular fungus with 1500 different species in existence। तो yeast एक यूनिसेल्युलर फंगस है, एक सेल वाला फंगस है, और 1500 उसके अलग अलग स्पीसीज है। The yeast cell is a eukaryotic type of cell। yeast जो है एक यूकैरियोटिक सेल है, यानी उसमें सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह बहुत से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। In the above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compounds in the sugar solution। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुगर को वो फूड के तौर पर यूज करता है, और जब फूड बहुत अवेलेबल होता है तब रिप्रोडक्शन भी काफी फास्ट होता है, उनकी ग्रोथ भी काफी होती है, और मल्टीप्लीकेशन यानी रिप्रोडक्शन भी काफी होता है। तो ये करते हैं वो। In the process of obtaining nutrition, yeast cells convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide। तो ये जो होते हैं वो जब न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यानी अपना शुगर में से जो फूड प्राप्त करते हैं, उस प्रोसीजर के दरमियान उस शुगर को वो मतलब यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। उसी के कारण वो गुब्बारा बलून जो है वो फूल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को भी फर्मेंटेशन कहते हैं। ये अलग तरह का फर्मेंटेशन है। जो लैक्टोबैसिलस करते हैं वो एक तरह का, ये अलग, बहुत से तरह के फर्मेंटेशन होते हैं। हाउ इज ब्रेड मेड? ब्रेड कैसे बनाया जाता है? तो ब्रेड में ये यीस्ट की मदद, यीस्ट डाला जाता है और ब्रेड बनाया जाता है। फाइंड आउट हाउ टू यूज सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन द अबो एक्सपेरिमेंट टू मेक ब्रेड। तो ब्रेड में क्या किया जाता है? ये सोल्यूशन जो है आटे में या मैदे में डाला जाता है और उसे भिगो मतलब रखा जाता है गूंद कर, और वो जो है आटा थोड़ी देर रखा जाता है। तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण वो फूल जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है, और उसे फिर ओवन में बेक किया जाता है, और वो बेक करने के बाद भी ऐसा स्पॉन्जी ही रहता है। ठीक है, तो ये कारण है ब्रेड जो होता है वो स्पॉन्जी होता है। ये फॉलो द रेसिपी, इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी ब्रेड बनाने की। एंड मेक द ब्रेड, फाइंड आउट एंड नोट डाउन द रीजंस व्हाई द डो राइजेस एंड मेक्स द ब्रेड स्पॉन्जी। तो ये मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने के कारण जो है वो फूल जाता है और स्पॉन्जी बन जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहां पर हम रुकते हैं इस वीडियो में यहीं तक।